आवृतबीजी पौधों में युग्मक स्थानांतरण की दूसरी प्रक्रिया। युग्मक स्थानांतरण अर्थात युग्मकों का एक पौधे से दूसरे पौधे तक या एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंचने की प्रक्रिया। हमने पहले कक्षा में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के पुष्प के परागकोश में बने हुए परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पर निषेचन के रूप में भी पढ़ा जाता है या इसे एलोगेमी के रूप में भी जाना जाता है। पर परागण की यह प्रक्रिया ऐसे पौधों में पाई जाती है जो सामान्यतः या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या भिन्न काल अर्थात युग्मक अलग अलग समय पर बने, तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग पौधों में पर निषेचन पाया जाता है। पर निषेचन या पर परागण में परिभाषा मैंने आपको बताई। दूसरी चीज होती है अनुकूलन, अर्थात पर परागण की प्रक्रिया किन परिस्थितियों में होती है या ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें किसी पौधे में पर परागण ही होगा। यहाँ पर जो पहला अनुकूलन होता है इसको कहा जाता है भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी, अर्थात जब किसी पौधे के पुष्प में यदि वो द्विलिंगी है और उस पौधे के पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग समय पर होता है। अलग अलग समय पर परागकण और गुरु बीजाणु परिपक्व होते हैं तो उस परिस्थिति में पर परागण की ही संभावना होती है, वहां पर स्वपरागण की संभावना नहीं होती है। इसका उदाहरण हम क्रूसीफेरी कुल के पौधों में देख सकते हैं। दूसरा अनुकूलन होता है स्वबंध्यता सेल्फ स्टेबिलिटी, अर्थात कुछ पौधों के पुष्प में नर युग्मक भी बनते हैं, मादा युग्मक भी बनते हैं, परागकण भी बनते हैं और गुरु बीजाणु भी बनते हैं, लेकिन वो निषेचन योग्य नहीं होते हैं। अर्थात परागकण बनते हैं लेकिन वो गुरु बीजाणु के साथ में संलयित होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो स्वबंध्यता की परिस्थिति में भी पौधों में पर परागण ही होगा, किसी दूसरे पौधे के परागकण निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। आलू के पौधे में इस तरह की प्रक्रिया हम देख सकते हैं। तीसरी परिस्थिति उत्पन्न होती है यांत्रिक विधि। कुछ पौधों के पुष्प में इस प्रकार की संरचना होती है कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस परिस्थिति में पर परागण की संभावनाएं ही होती है। चौथा अनुकूलन होता है विषम वर्तिक हेट्रोस्टाइल, अर्थात किसी पौधे के पुष्प में जब वर्तिका की स्थिति भिन्न भिन्न हो या उस वर्तिका की लंबाई अलग अलग हो तब भी पर परागण की संभावनाएं अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल हम प्रिमूला में देख सकते हैं। इसके बाद पर परागण की प्रक्रिया में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ये होता है माध्यम। एक पौधे से दूसरे पौधे तक परागकण किस माध्यम से पहुंचेंगे, तो यहाँ पर दो प्रकार के माध्यम कार्य करते हैं पर परागण की प्रक्रिया में। एक को कहा जाता है जैविक माध्यम, जब कोई जीव परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेकर जाएगा, या कोई अजैविक माध्यम होगा तब परागकण उस अजैविक माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। जैविक माध्यम यहाँ पर चार प्रकार के हो सकते हैं। जब किसी पौधे में कीट परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक लाएं। हम जानते हैं कि जो कीट होते हैं वो किसी रंगीन पुष्प को मकरंद के लिए आकर्षित होते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे तक उनके मुखांगों पर या उनके उपांगों पर परागकण चिपक कर एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम रात रानी देख सकते हैं। पक्षियों में भी माध्यम के रूप में कार्य करते हैं पक्षी भी। सेमल के पौधे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्षी जो है मकरंद को प्राप्त करने के लिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं, तो
इनके भी चोंच में, इनके भी पंखों में, इनके भी पैरों में परागकण चिपककर एक पौधे से दूसरे पौधे तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर पक्षी भी जो है वो जैविक माध्यम का कार्य करते हैं परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। कुछ परिस्थितियों में चमगादड़ कदम के पौधे में, घोंघा जिमीकंद के पौधे में परागकणों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं या बीच में ये माध्यम का कार्य करते हैं। अजैविक माध्यम भी हो सकते हैं परागकण के लिए पर परागण में। तो यहाँ पर दो माध्यम है, वायु द्वारा, जो पौधे घास के होते हैं या मक्का होता है, ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिनके पुष्प बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, जिनके परागकण भी हल्के होते हैं। तो इन पौधों में परागकण वायु के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जलीय तंत्र में जो पौधे जलीय माध्यम में पाए जाते हैं उन पौधों में जल के बहाव के साथ में परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक उसकी वर्तिकाग्र तक आसानी से पहुंचते हैं। यह एग्जांपल हम हाइड्रिला या वेलिसनेरिया के पौधे में देख सकते हैं। इस प्रकार से पर परागण की प्रक्रिया माध्यम पर निर्भर होती है। तीसरी चीज आती है पर परागण की प्रक्रिया के क्या लाभ हैं और पर परागण की प्रक्रिया के क्या हानियां हैं। इस प्रक्रिया के भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। जैसे हम पहले बात करें लाभ की, पर परागण की प्रक्रिया के क्या लाभ हैं, तो पर परागण की प्रक्रिया द्वारा ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने वाली संततियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है या ज्यादा होती है। इसकी हानियों की बात की जाए तो पर परागण की भी कुछ हानियां हैं, कुछ नुकसान हैं। जैसे पुष्प को रंगीन होना आवश्यक है तभी कीट आकर्षित होंगे, पुष्प को मकरंद निर्माण की आवश्यकता होगी और अधिक पराग कणों की आवश्यकता होगी पर परागण की प्रक्रिया में। ये